फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDU-DOS ऐप। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें से जनरली जो है आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेयर्स इन एटमॉस्फेयर, क्या क्या लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड वो जो लेयर्स हैं वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। ठीक है ना। तो जब हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि किस लेयर में किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन क्या रहेगा और क्या जो लेयर है स्पेसिफिक वो हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बात करूँ, हम ओजोन लेयर की हम लोग बात करते हैं तो ओजोन लेयर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास सन से कुछ रेडिएशंस आते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रम या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हम लोग उसको बताते हैं। ठीक है ना। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि डिफरेंट आपकी फ्रिक्वेंसीज की जो हैं वो वेव्स होती हैं, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट भी होती है, एक्स रेज भी होती है, गामा रेज भी होती है, आपकी विजिबल भी होती है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं एक दूसरे को, और आपकी जो है रेडियो वेव्स भी होंगी, माइक्रोवेव्स भी होंगी। ये सारे की सारी रेज जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल हैं, कौन सी हमारे अर्थ के पास पहुंचेंगी और कितना वो अमाउंट ऑफ कहना चाहिए लिविंग कंडीशंस जो हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर सस्टेन करने के लिए हमें प्रोवाइड करेंगी। तो शुरुआत करते हैं हम लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के साथ। तो सबसे पहले जब लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये जो पॉइंट है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग पोल्स। ठीक है ना। अर्थ है हमारी, ठीक है, एक तो उस पर पोल है और एक है हमारा इक्वेटर। तो अगर हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की तो इस तरीके से अगर मैं इनको डिमार्केट करूं तो पोल्स के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, तो जो सबसे पहली हमारी लेयर आती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर जो है वो 8 किलोमीटर है हाइट में एट द पोल्स, ठीक है, और 18 किलोमीटर हो जाती है ये एट इक्वेटर। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम बात करते हैं वेदर फिनोमिना की, ठीक है ना, कुछ आपको याद हो तो हमने जो है बात करी थी आपके वेदर फिनोमिना की। जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बात करी थी कि अर्थ के ऊपर जो है कुछ पोलर सेल है, कुछ हेडले सेल है, कुछ फेरल सेल है ना। हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब मैंने वो सारी सेल्स बनाई थी तो जैसे जैसे मैं इक्वेटर के पास आ रही थी उन सेल्स की इस तरीके से जो विड्थ थी वो इंक्रीज़ होते जा रही थी। वो इंक्रीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो ज़्यादा है, पोल्स के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो कम है। ठीक है ना। और जो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं या उस लेयर की जिसकी हम बात करते हैं जिसमें कि आपके मैक्सिमम वेदर फिनोमिना होते हैं, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मिस्ट होगा, फॉग होगा, है ना, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ट्रोपोस्फेयर में, जिसकी हाइट वेरी करती है फ्रॉम 8 किलोमीटर एट पोल्स टू 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ठीक है जी। नाउ कम्स ये जो ट्रोपोस्फेयर है हमारा, इसके ऊपर कौन सी लेयर आएगी? इसके ऊपर जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो आपकी एक्सटेंड करती है, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं, ठीक है ना, तो अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ अलग अलग आपको हाइट मिलेगी। ट्रोपोस्फेयर की तो यही रहेगी 8 to 18 किलोमीटर। बाकी जो आपकी रैंडम हाइट है वो 10 to 20 किलोमीटर अगर ऊपर नीचे होती है दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो 50 किलोमीटर तक ये जो आपकी हाइट है ये यहाँ इस केस में राइज करती है फॉर स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ कम्स इससे ऊपर, ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, देन कम्स योर मीजोस्फेयर। ठीक है जी। नाउ मीजोस्फेयर से ऊपर टिल 80 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये जाती है आपकी। ठीक है। इसके ऊपर आपकी जो लेयर है दैट इज आइनोस्फेयर। ठीक है। आपको मालूम होगा अर्थ जो हमारी है उसके ऊपर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है ना। तो जो आपकी ये जो पोलैरिटी है ना, पोल्स जो ये क्रिएट हुए हैं या मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स है हमारी अर्थ के ऊपर, इसकी प्रेजेंस के बहुत सारे रीजंस दिए गए। तो उसमें से वन ऑफ द रीज़न है कि आयनोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है आयंस। ठीक है ना। और आयंस अगर क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर कि F = BLV, है ना, या फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि B = होता है IBL sin थीटा। तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा अगर हमारे पास है वहाँ पर करंट का प्रोडक्शन। तो क्योंकि आपके जो ये आयंस वाली लेयर है जिसको हम आयनोस्फेयर नाम दे रहे हैं, ये आयनोस्फेयर अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट मूव करने के साथ साथ ये लेयर भी मूव करेगी। तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से वो कंस्टिट्यूट करेंगे करंट। भले ही वो करंट
करंट बहुत स्लाइट होगा, लेकिन वो भी एक रीज़न है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा रीज़न आपको मालूम है कि आप जब कोर की बात करते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, जब हम इनकी बातें करते हैं तो जो कोर है हमारी वो बनी हुई है नीफी से, निकल और आयरन से। तो वो स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा जो इनर है पार्ट है वो निकल और आयरन से बना हुआ है, वो भी हमारा एक रीज़न है कि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो वन ऑफ द रीज़न बीइंग ये वाला आयनोस्फेयर। ठीक, नाउ कम्स, ये हाइट ऐसे ही राइज करती है एंड अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपकी हाइट है ये राइज करती है टिल 500 किलोमीटर्स एंड आफ्टरवर्ड्स क्या है आपका आ जाता है एग्जॉस्फेयर। और एग्जॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं तो एग्जॉस्फेयर के अंदर जनरली जो है हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो अर्थ है, ये लेयर्स तो मतलब एटमॉस्फेयर की ख़त्म हो गई, अब ये मीटिंग पॉइंट हो गया बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ या यूनिवर्स के साथ। एग्जॉस्फेयर का मीटिंग पॉइंट होता है हमारी अर्थ के साथ। तो हमारे पास मैक्सिमम अगर हम बोलें तो जो हमारे पास जो लेयर्स हैं वो यही बनती हैं। तो इसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है। ठीक है जी, अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो लाइन डिमार्केट करती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ठीक है, याद रखिएगा, पॉज, मूवी वाला पॉज ही है ये, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर को जो करेगा वो स्ट्रेटोपॉज। ठीक है जी, मीजोस्फेयर आयनोस्फेयर को मीजोपॉज एंड सिमिलरली आयनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर जो है ऑलमोस्ट इसका ज़्यादा डिमार्केशन नहीं होता है। ठीक है ना, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है और जहाँ पर आयन का प्रेजेंस जो है वो बहुत लिमिट आउट हो जाएगा, देयर द एक्सटेंट विल बी ऑफ एग्जॉस्फेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको कैसे याद रखना है आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उससे पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये तो हमारी लेयर्स हैं जो इनकी विड्थ है, जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये है आपकी अर्थ की सरफेस, मतलब जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं, ग्राउंड जो है हमारा, ग्राउंड से लेयर्स जो हैं वो इस तरीके से डिमार्केट हुई हैं। अब इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से करेगा, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। हमें क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट आपका साइमल्टेनियसली जो टेम्परेचर होता है किसी भी एक जगह का, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है या इंक्रीज़ करता है, डिपेंडिंग कि हाइट के साथ आपके टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से है, मतलब वो डायरेक्टली है, ठीक है, या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर घट रहा है। जो भी ये वेरिएशन आपका होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने के बाद अगर आपके टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली होता है तो हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो आपके ट्रोपोस्फेयर के लिए जैसे ही हम 165 मीटर का डिस्टेंस चलते हैं तो जो हमारा नॉर्मल लैप्स रेट आता है वो आता है 1 डिग्री सेल्सियस। और इस लेयर के लिए जब हम अर्थ की सरफेस से 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर तक राइज करते हैं तो जनरली जो टेम्परेचर है इस लेयर के अंदर वो करता है डिक्रीज। इसी के अगेंस्ट अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो करता है इंक्रीज। सिमिलरली मीजोस्फेयर के अंदर जो है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है अगेन टेम्परेचर करता है डिक्रीज एंड फाइनली यहाँ पर भी टेम्परेचर करता है, यहाँ डिक्रीज था, देखें बहुत आसान है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज एंड देन इंक्रीज, टेम्परेचर फिर राइज ही करते चले जाता है। ठीक है जी, तो आपका है क्या, जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो जितने भी आपके वेदर फिनोमिना हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा, क्लाउड फॉर्मेशन, वेदर फिनोमिना मतलब क्लाउड फॉर्मेशन जो भी आपका होने वाला है वो सारा का सारा होने वाला है आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब बात आती है किसकी, कि रेनिंग हो गई है ना, इसमें क्लाउड्स के नाम आ जाएंगे, फिर इसमें स्ट्रैटस, निम्बस, क्यूमुलस है ना, तो उसमें स्ट्रैटो क्यूमुलस, स्ट्रैटो निम्बस, इस टाइप से जो क्लाउड्स होंगे या रेन बियरिंग क्लाउड्स जो होंगे वो सब का जो आपका एक्यूमुलेशन है वो इसी लेयर के अंदर रहता है। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर इन कंपैरिजन टू दिस लेयर जो डिस्टर्बेंस है वो ऑलमोस्ट हो जाता है ख़त्म। ठीक है, डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट, जो इसके अंदर आपका वाटर का कंसंट्रेशन है या जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड रहती है जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेशन के बाद, ठीक है ना, होता क्या है, सन की गर्मी जो है वो पड़ती है ओशन के ऊपर, ओशन से पानी गर्म होकर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर राइज करता है और जो वो ऊपर राइज करता है तो वो राइज करता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो जो पानी यहाँ से राइज होकर के ऊपर गया है उसके कुछ पार्टिकल्स तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर के अंदर रहती हैं, लेकिन उसका कुछ स्मॉलेस्ट जो अमाउंट है वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी रहता है। लेकिन अगर ऑन एंड ऑल हम लोग बात करें, क्योंकि सारे वेदर फिनोमेना यहाँ पर हो रहे हैं तो भाई लाइटनिंग भी यहीं पे होगी, रेन बियरिंग क्लाउड्स भी सब यहीं पर होने वाले हैं, तो ऑन एंड एवरेज अगर मैं
बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर क्लाउड की प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो हमारे जो एयरप्लेन्स हैं या जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको चलाने में हमें दिक्कत होगी। तो आपके जो भी उनकी प्रेजेंस होगी या जो एयरक्राफ्ट्स आपके फ्लाई करते हैं वो फ्लाई करते हैं काम कंडीशन में या फिर क्लियर कंडीशंस में, और वो आपके जाएंगे कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि यहाँ पर कौन आपके जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस रीजन के अंदर फ्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी ओजोन लेयर का जो प्रेजेंस है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, वो ओजोन लेयर का प्रेजेंस भी होता है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ओजोन लेयर क्या काम करती है, अभी मैंने आपके साथ बात करी थी कुछ EM स्पेक्ट्रम की, है ना, कि कुछ आपकी एक्स रेज हैं, कुछ गामा रेज हैं, कुछ UV रेज हैं, कुछ विजिबल है ना, कुछ इंफ्रारेड रेज हैं। तो होता क्या है कि ये वाले जो रेज होती हैं, है ना, मतलब विजिबल से इधर वाली रेंज, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सारे की सारी रेज को अगर ये डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर आ जाएं तो हमारी जो स्किन है ना, या चाहे उसमें ह्यूमन है चाहे उसमें एनिमल है, उनको पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को स्किन कैंसर होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ, आपको मालूम होगा क्योंकि अर्थ के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ओजोन होल आपका बन गया है। ठीक है ना, तो हम जो फ्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो हम फ्यूल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा जो कॉन्टिनेंटल मास है या लैंड मास जो है हमारा कॉन्टिनेंट्स वाला, वो आपका प्रेजेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में तो सिर्फ आपका है ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यूजीलैंड, छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना, अंटार्कटिका भी बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इन एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो क्योंकि सारा लैंड मास इधर है तो सारा वेस्ट क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो ओजोन है वो खराब होनी चाहिए थी इस वाले पार्ट में। बट थिंग इज कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर आपका ओजोन होल प्रेजेंट है। ये ओजोन होल जो है अब इस कोविड-19 के केस में, क्योंकि आपको मालूम ही है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 months सब कुछ चीज़ लॉकडाउन है, यानी कि फ्यूल भी उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सब अपने घर के अंदर है। ठीक है ना, और क्योंकि हम कुछ भी ऐसा एक्सेस मटेरियल एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ रहे हैं तो जो आपका ओजोन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो होल जो है वो फिलअप होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, अब उसके ओजोन, अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा, तो मैंने अभी कहा ये जितनी की जितनी रेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है E = H/nu, तो एनर्जी भी इनकी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और ह्यूमंस को या एनिमल्स को स्किन कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ओजोन लेयर क्या काम करती है, आपके UV रेज को करती है ब्लॉक, मतलब उनको अर्थ के ऊपर आने वो नहीं देगी। और अगर UV रेज नहीं आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए जो बेनिफिशियल रेज है, मतलब विजिबल वाली जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं, इंफ्रारेड जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इस तरीके का बना हुआ है कि हमारे रहने के लिए वो सूटेबल है। ठीक है ना, तो कोविड की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बुरा भी हुआ है। ठीक है ना, तो अच्छी चीज़ ये हो गई है कि एनवायरनमेंट अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि रिवर डॉल्फिन है आपकी, है ना, जिसको हम गैंजीज डॉल्फिन भी बोलते हैं, गंगा के अंदर वो आपकी फ्लो करती है। तो जो गैंजीज डॉल्फिन है आपकी वो इवन मेरठ तक साइट करी गई है। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट आपका रिकवर कर रहा है। तो एनवायरनमेंट के रिकवर करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको मालूम होगा दिल्ली के अंदर है यमुना, यमुना जो है बहुत गंदी हो गई है हमारा वेस्ट डालने की वजह से, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं सारे के सारे बंद हैं, उनके बंद होने की वजह से और वेस्ट का जो इनफ्लो है वो रिवर के अंदर ना होने की वजह से वो भी ऑटोमेटिक रिकवर कर गई है। ठीक है जी, ताजमहल है, ताजमहल जो है उसके पास से जो रिवर आपकी जा रही है वो भी बहुत गंदी थी, लेकिन अब क्योंकि ह्यूमन का इंटरेक्शन वहाँ जाने का, जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो आपके ताजमहल जो पीला पड़ गया था, जिसको हम मुल्तानी मिट्टी से और केमिकल्स की हेल्प से वापस वाइट करते हैं, वो भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया है। तो थिंग इज़ कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है ना। तो आपका कोविड की वजह से ये सारी चीज़ हो रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल या इज़ सूटेबल फॉर दी एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग के लिए। ये बहुत सूटेबल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपका वाटर कंटेंट या वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बहुत कम है और ऑलमोस्ट क्लियर स्काई है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, स्काई जो है वो कैसा है, क्लियर है। दूसरा, काम कंडीशंस हैं यहाँ पे प्लस। ठीक है ना, क्लियर स्काई है, काम कंडीशन है, जो कि एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, कोई भी क्योंकि वेदर फिनोमेना इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या काम करती है, वो UV रेस को क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो अगर UV रेस ब्लॉक हो जाएगी तो हमें कोई भी किसी भी टाइप का कहना चाहिए स्किन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, या वो हमें किसी भी तरीके से जो रेज हैं वो हार्मफुल हमारे लिए नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नाउ कम्स
मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर क्या काम करता है? अब आपको मालूम है, आप हमेशा सुनते होंगे मीटोराइट्स हैं, है ना, मीटियोर्स जिनको हम बोलते हैं। तो मीटियोर्स क्या होते हैं कि भाई आउटर स्पेस के अंदर जो भी आपका कहना चाहिए गैसेस का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, इन सब का जो एक मास बन जाता है, ठीक है ना, उस मास का रॉक टाइप स्ट्रक्चर अगर कभी भी आउटर स्पेस से अर्थ के ऊपर आता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं मीटियोर्स। वो मीटियोर्स इस मीजोस्फेयर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, मतलब आउटर स्पेस से वो आएंगे, ठीक है ना, एग्जोस्फेयर से आएंगे, वो यूनिवर्स से आएंगे, यूनिवर्स से आयनोस्फेयर में आएंगे, आयनोस्फेयर से जैसे ही वो मीजोस्फेयर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो इतना ज़्यादा क्रिएट होगा कि जो भी आपका मीटियोर वहाँ से आ रहा होगा वो मीटियोर फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा बर्न, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाएगा अगर उसका साइज़ है छोटा। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा साइज़ है तो ऑलमोस्ट आपका जब वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंटर करेगा तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगा फिनिश, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट कम्स आयनोस्फेयर। अभी आयनोस्फेयर जैसे नाम से ही क्लियर है, आयनोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आयंस, ठीक है। आयंस होंगे तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आयन के लिए आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी होती है डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है ना। ये जो आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है आपके प्लस या माइनस चार्ज वाले, होगा क्या, ये आयंस क्या काम करेंगे कि आपकी होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाम लिया था कुछ विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बोला तो कम्युनिकेशन, ठीक है ना, तो जितना भी आपका टेली कम्युनिकेशन है वो सब पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके यहाँ से सिग्नल जा रहे होंगे वो इस आयनोस्फेयर से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो जो भी आपका रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है वो हो पाता है आयनोस्फेयर की वजह से। ये क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा आयनोस्फेयर जो है वो रेडियो वेव्स के लिए जो है रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हैंस दिस इज़ गुड फॉर टेली कम्युनिकेशन, ठीक है जी। टेली कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जॉस्फेयर जो है, एग्जॉस्फेयर के अंदर आपका कह सकते हैं यूनिवर्स ही है या ये सबसे आउटर मोस्ट आपकी लेयर है जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। लेकिन इसके बाद जो है वो अल्टीमेटली यूनिवर्स है जो कि वैक्यूम है, उसमें मतलब कुछ भी नहीं है। तो आपका ये इंटरेक्टिंग फेज है अर्थ के एटमॉस्फेयर का यूनिवर्स के साथ। तो हैंस हमारा ये वाला पार्ट है कंप्लीट, जिसमें कि हमने बात करी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, एग्जॉस्फेयर है। हर एक लेयर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि ट्रोपोस्फेयर का काम है वेदर फिनोमेना को जनरेट करना या उनको कैरी आउट करना। स्ट्रेटोस्फेयर का काम है एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराना और ओजोन लेयर का प्रेजेंस इस वाले पार्ट में है। देन कम्स मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में जो भी मीटियोर पार्ट आएगा आपका, फ्रिक्शन तो पहले से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा फ्रिक्शन तभी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मीजोस्फेयर वाला पार्ट जो है उसको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो मीटियोर अगर स्मॉल साइज़ का है तो वहीं बर्न आउट होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देयर आर सम लेक्स, होता क्या है कि जब कोई भी आउटर स्पेस से मीटियोर जो है वो आकर के अर्थ से टकराता है तो अर्थ के ऊपर जो है एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। वो जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, और वो सेम ऐसा ही होता है जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में होता है। तो होता क्या है कि जब आपका मैग्मा जो है वो रॉक जो है नीचे वाली एस्थेनोस्फेयर है ना, याद कीजिएगा जब मैंने क्रस्ट मेंटल कोर आपको बताया था लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पर एक एस्थेनोस्फेयर की बात करी थी जिसमें मैंने बोला था रॉक्स जो है यहाँ पर सेमी मोल्टन स्टेट में या विस्कस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ पर जो मैग्मा प्रोड्यूस होता है वो मैग्मा जब बाहर निकल के आता है रॉक से ऊपर, ठीक है ना, तो वेंट के थ्रू आता है, जो नोजल जिसके थ्रू वो ऊपर आता है उसको बोलते हैं वेंट। वो वेंट जो है जब बर्स्ट करके सारी चीज़ें ऊपर निकलती हैं तो वहाँ पर एक गोल सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है गड्ढा टाइप से, ठीक है ना, ऐसे हेमिस्फेयर आप बोल सकते हो, हेमिस्फेयर टाइप से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, ठीक है ना। तो लोकटक लेक है इंडिया के अंदर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। वो लोकटक लेक जो है वो उसी मीटियोर के प्रेजेंस की वजह से है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए शायद इस वजह से है, बट नाउ द डिस्कवरीज हैड प्रूव्ड इट कि वो जो प्रेजेंस है वो है प्रेजेंस इन मीटियोर्स के अर्थ के साथ इंटरेक्शन करने की वजह से, ठीक है जी। नाउ आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर के अंदर होती हैं रेडियो वेव्स जो कि आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।